हेलो एवरीवन। तो बेटा आपको जिसका इंतजार था ना, आरआरबी रेलवे की जो वैकेंसी है, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है और आज से इसमें रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, है ना। तो बेटा लगभग लगभग आपका 8,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है, एक अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है और आपका टारगेट है कि आपको रेलवे में जॉब करनी है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप रेलवे की जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। लगभग 1,000 के आसपास आपकी स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट होती हैं वो यहाँ वैकेंसी में निकली हैं और लगभग 3,000 से ज्यादा गुड्स गार्ड वाली पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। तो आप देख सकते हो कि इन लोगों की इन पोस्ट की जो सैलरी होती है ना बेटा, एक अच्छी खासी सैलरी होती है, 1 लाख के आसपास तक की आपकी सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। तो देखो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने की कोशिश करना। चलिए यहां पे अगर नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो बेटा नोटिफिकेशन जो आया है, कितनी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन हम पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे ताकि आप जब फॉर्म भरने जाओ, जब आप फॉर्म भरो तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर कर दूंगा। अब देखो ये आपका नोटिफिकेशन है, मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन ही खोल देता हूं, है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखे हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपके दे रखे हैं। अब नोटिफिकेशन जो आया वो आया आपका 13 तारीख को। 14 तारीख से फॉर्म आपके एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट हो गए, है ना। तो एप्लीकेशन की डेट जो स्टार्ट है वो कब से है, आपका 14 से एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट है। और ये जो नोटिफिकेशन में आपका जो लास्ट डेट दे रखी है बेटा, 1 महीने का आपको टाइम दिया है। 14 आपके सितंबर से फॉर्म शुरू हुआ है और 13 अक्टूबर तक चलेगा। पूरा 1 महीने का टाइम दे रखा है और 13 अक्टूबर तक आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने का प्रोसेस 13 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद फीस पेमेंट के लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा दे रखा है। 14 से 15 तारीख तक आप फीस पे भी कर सकते हो, मतलब आप 15 अक्टूबर तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। डेट याद रखना, 13 तारीख के बाद आपका 13 अक्टूबर के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी बच्चे का अगर फॉर्म फिलिंग में फीस पेमेंट का रह गया है तो वो फीस जो है वो आपका 15 अक्टूबर तक कर सकता है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट डेट क्या दे रखी है कि आपको कुछ करेक्शन करना है। मान लो गलती से आप लोग है ना, कई बार होता है कि गलती हो जाती है, कोई आपने कुछ गलत फिल कर दिया तो मॉडिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे डेट क्या दे रखी है, 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, लगभग 10 दिन का टाइम आपको मॉडिफिकेशन के लिए भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि आपका 25 अक्टूबर तक तो आपका फॉर्म फिलिंग होगी, मतलब लगभग आप पे 1 महीने से 1.5 महीना तो यहाँ आपको मिल गया, है ना। और आपका जो एग्जाम है कम से कम 1-1.5 महीने बाद होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम आपको मेन एग्जाम या आपको जो एक्चुअल एग्जाम होगा CBT 1 जो होगा, टियर 1 जिसे मैं बोलूं, उसके लिए आप पे कम से कम 3 से 4 महीने का आपका टाइम आपको मिल जाएगा, है ना। इससे ज्यादा ही टाइम आपको मिल सकता है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलते हैं। 5 पोस्टों के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है। पहला क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। दूसरा है स्टेशन मास्टर। तीसरा यहां पे दे रखा है आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर। चौथी पोस्ट आपको दे रखी है जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। और 5वीं दे रखी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, है ना। सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है ना बेटा, सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है वो किसके लिए आई है, वो आई है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। लगभग 3,000 से 8,000 में से जो 3,000 पोस्ट है ना बेटा, वो गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। और इसकी जो सैलरी होती है ना, दोबारा से बता रहा हूं कि आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर तक सैलरी चली जाती है। तो एक बहुत अच्छी सैलरी यहां पे आपको मिलती है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 3,000 से ऊपर वैकेंसी, सैलरी आपकी 1 लाख से ऊपर, ठीक है। चलो अब आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। बेटा देखो यहाँ पे आपको सैलरी का दे रखा है, एक पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है आपको सैलरी का कि क्या यहाँ पे रह सकता है ना। यहां पे 2 पोस्ट जो हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है वो आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका 6th आपका स्केल पे लगेगा, लेवल 6 पे लगेगा। और स्टेशन मास्टर का लेवल 6 पे लगेगा। बाकी जो 3 पोस्ट हैं उसमें आपका लेवल 5 लगेगा। लेकिन बेटा याद रखना, ये पोस्ट आपका लेवल 5 तो लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब में जो सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है वो किसकी मिलती है, आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर की, है ना। यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज दे रखी है 18 से 36 साल तक। जनरली 18 से 32 साल तक की एज रखी जाती है, लेकिन यहां पे आपका कमीशन ने क्या बोला कि हमने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है,
3 साल का एज रिलैक्सेशन क्यों दिया है? क्योंकि कोविड के टाइम पे काफी लोग जो है वो आपका फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, या कोविड की वजह से यहाँ पे कमीशन ने आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, जनरल्स को भी दिया है। तो जो जनरली आपकी एज जो है वो 32 या 33 साल रखी जाती थी, वो बढ़ाकर यहाँ पे कितनी कर दी गई है आपका? वो बढ़ाकर आपका 36 साल की एज कर दी गई है। और देखो वैकेंसी भी टोटल आप एक बार देख लो कि पहली वैकेंसी आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की 994 है ना, 994 वैकेंसी है, 3144 वैकेंसी है आपका गुड्स गार्ड या गुड्स ट्रेन मैनेजर की, 1500 वैकेंसी है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, और 750 मतलब 732 वैकेंसी है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 8113 वैकेंसी है। चलो अब हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन आपका जैसे नॉर्मली रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC को, ये रिजर्वेशन मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट ध्यान रखना, अगर आप जो है अपीयरिंग कैंडिडेट हो, अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो बेटा यहाँ पे साफ मना कर रखा है शुड नॉट अप्लाई, है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि जब तक फॉर्म कंप्लीट की डेट है, फॉर्म कंप्लीट की डेट क्या है आपका? 13 अक्टूबर। अगर आपकी 13 अक्टूबर तक जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 13 अक्टूबर से पहले बन चुका हो, ठीक है। अगर आपकी कोई डिग्री रुकी हुई है क्वालिफिकेशन की, 10th की, 12th की, या फिर आपकी ग्रेजुएशन की, तो वो आपका 13 अक्टूबर से पहले आ चुकी हो। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस में आपका सर्टिफिकेट, या आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ना बेटा, वो 13 अक्टूबर से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं हुए ना तो बेटा साफ मना कर रखा है प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाइड। अगर आपका फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, आप अपीयरिंग में हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ रेलवे ने इस चीज़ के लिए आपको साफ मना कर दिया है। दूसरी चीज़ रेलवे ने क्या बोला कि आपको मॉडिफिकेशन के लिए तो 10 दिन दिया है, 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, लेकिन रेलवे ने एक चीज़ बोली, पहली चीज़ क्या बोली, आप कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। जैसे क्या नहीं चेंज कर सकते? आप किसी भी उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस जो आपने फिल किया है, या फिर जो आपने आरआरबी का जोन सेलेक्ट किया है, मान लो आपने गुवाहाटी जोन सेलेक्ट कर लिया और बाद में आप चाहते हो कि आपका इलाहाबाद शिफ्ट हो जाए जोन, तो आप जोन चेंज नहीं कर सकते बेटा। आपने एक बार जो जोन इनिशियली जब आप अप्लाई करोगे तो इनिशियली आपसे जोन भरवाया जाएगा, आपसे जोन भरवाया जाएगा, मोबाइल नंबर लिया जाएगा और ईमेल एड्रेस लिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें मॉडिफाई नहीं होंगी। बाकी चीज़ें आपको मॉडिफाई करने के लिए वहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन जोन आप चेंज नहीं करोगे। जो नंबर आपने एक बार फिल कर दिया और जो ईमेल आईडी आपने फिल कर दी वो चेंज नहीं होगी। तो बेटा ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान से भरना, सोच समझ के भरना, पहले एनालाइज कर लेना। और जो फ़ोन नंबर है ना उसका भी ध्यान रखना, किसी ऐसे नंबर का फ़ोन नंबर मत भर देना कि अपने पड़ोसी का भर दिया, दोस्त का भर दिया। नहीं बेटा, अपने जो फ़ोन नंबर है वही भरना, है ना, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक आपका फाइनल पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा। ज्वाइनिंग से पहले ये आपके नंबर चेंज वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगली क्या चीज़ें दे रखी हैं, दोबारा से मैं देखता हूँ, ये थोड़ा ये चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करने के लिए मना कर रखा है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 आरआरबी, कोई भी एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी से भर सकता है। आप मल्टीपल आरआरबी से मल्टीपल आप एग्जाम्स के लिए नहीं भर सकते हो। आपने सोचा कि एक फॉर्म में डाल देता हूँ इलाहाबाद से, दूसरा फॉर्म में डाल देता हूँ गुवाहाटी से, एक फॉर्म में डाल देता हूँ बेंगलोर से, तो बेटा आपके फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, आपके तीनों फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, आपका एक भी फॉर्म नहीं बचेगा। साफ साफ बोल रखा है कि एप्लीकेशन टू बी मोर देन 1 आरआरबी, अगर आप एक से ज़्यादा आरआरबी से भरते हो, विल लेड टू रिजेक्शन टू द ऑल एप्लीकेशन, आपके तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप एक आरआरबी से ही फिल करोगे, एक ही पोस्ट के लिए आप फिल करोगे, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप फिल नहीं कर सकते हो, है ना। आपसे चॉइसेस भरवाई जाएंगे, आप चॉइसेस वहां पे भरोगे, लेकिन एक आरआरबी से ही भरोगे। और यहाँ पे ये चीज भी आपका मेंशन कर रखी है कि अगर कोई कैंडिडेट क्या करता है ना, चेंज करने की कोशिश करता है कि मैं थोड़े से नाम में चेंज कर देता हूँ, थोड़े से अपने डिटेल चेंज कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ फॉर्म भर देता हूँ। नोटिफिकेशन में आरआरबी ने साफ लिखा है कि अगर ऐसा होता है ना कि आप अपने डिटेल थोड़े चेंज करके और फिल करने की कोशिश करते हो दूसरा फॉर्म, तो बेटा आपको डिबार कर दिया जाएगा, है ना। आपका जो पहले तो आपके फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपको पनिश कर दिया जाएगा कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। इस तरीके की पनिशमेंट भी मिलेगी। इस वजह से बता रहा हूँ, एक फॉर्म भरना, सोच समझ के भरना कि कौन से जोन से भरना है, क्योंकि वो चेंज
नहीं होगा। यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि आप ऑनलाइन ही भरोगे। कैंडिडेट नॉट नीड टू सेंड एनी प्रिंटेड एप्लीकेशन, किसी भी सर्टिफिकेट की फॉर्म की आपको प्रिंट आउट भेजने की ज़रूरत नहीं है किसी भी आरआरबी को। जितना भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है, कहीं पे आपका ऑफलाइन या आपको प्रिंटेड फॉर्म भेजने की ज़रूरत यहाँ पे मना कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स बोले हैं जो चेंज नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे पहले भी मैंने बताया आपका आरआरबी जो आपने फिल किया है वो जो चेंज नहीं होगा, मतलब जोन चेंज नहीं होगा। ईमेल आईडी और नंबर जो है वो आपके चेंज नहीं होंगे, किसी भी उसमें किसी भी लेवल पे चेंज नहीं होंगे, लास्ट तक यही रहेंगे। ये चीज़ मेंशन कर रखी है। अगर आपने जो भी सेंटर आपको एलोकेट हो गया, सेंटर आरआरबी अपने अकॉर्डिंग जो एलोकेट करेगी वो एलोकेट सेंटर भी आपका चेंज नहीं होगा। ये भी है कि आपका कि कोई भी सर्कमस्टांसेस के अंदर, है ना, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो भी आपको सेंटर मिलेगा, कुछ भी आप बोल लो, आरआरबी ने साफ मना किया है कि हम उसे चेंज नहीं करेंगे। आरआरबी अपने अकॉर्डिंग देखेगा, उसे जहाँ पे भी फीजिबल लगेगा, जहाँ पे भी वो लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका सेंटर देगा। ठीक है, नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं अनरिजर्व ओबीसी वाले, उन्हें कोई ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा, ऐसा आरआरबी ने बोल रखा है। आप अपने खर्चे से जाएंगे, है ना। एससी एसटीज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बोल रखा है कि आपको स्लीपर का पास मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर सही डिटेल फिल करने पड़ेंगे, तो आपको जो पास है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस और दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट कैन नॉट मॉडिफाई एप्लीकेशन पर्टिकुलर, अच्छा ये चीज़ तो हमने पढ़ ली थी। ये चीज़ और दे रखी है ना, डिटेल फिल्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट जब आप शुरू करोगे ना फॉर्म भरना, तो क्रिएट एन अकाउंट में आएगा, और वही चीज़ दे रखी है, बार बार इसे मेंशन किया जा रहा है कि नोटिफिकेशन में आप देख लो, ये तीसरी चौथी बार मेंशन किया है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आरआरबी आपके मॉडिफाई नहीं होंगे। फिर से इन्होंने यही चीज़ मेंशन कर दी है। ठीक है, चलो अगले पेज पे आपका देखें। अगले पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दे रखा है द पब्लिक अच्छा, अगर आप कोई मेल प्रैक्टिस में पकड़े जाते हो, है ना, कोई आप पेपर लीक करते हुए पकड़े जाते हो, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए पकड़े जाते हो, या किसी भी मेल प्रैक्टिस में पकड़े जाते हो, या आप अपनी जगह किसी दूसरे बंदे को भेज देते हो, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि अभी एक बिल पास हुआ था ना, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 का अभी बिल आया है, और ये 21 जून से आपका एप्लीकेबल भी है। तो ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट है ना वो लगेगी अगर आप अपनी जगह किसी दूसरे को भेजते हो, या किसी भी तरीके से आप जो है वो पकड़े जाते हो गलत तरीके से एग्जाम में कुछ करते हुए। यहाँ पे ये डिवाइसेस भी दे रखे हैं जो बैन हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सबको पता होगा कि आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अलावा लैपटॉप, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच भी मना कर रखा है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस मना कर रखा है, वॉलेट, पर्स, बेल्ट, शू, मेटेलिक वियर्स। अब देखो ये चीज़ें याद रखना कि यहाँ पे पहले ही मेंशन कर रखा है शू, मेटेलिक वियर, जूते के लिए मना कर रखा है बेटा, है ना, जूते के लिए आपको मना कर रखा है, और ये बैंड आइटम्स में है, शू, बेल्ट, पर्स, ये सब के लिए मना कर रखा है। और साफ ये भी बोल रखा है कि हमारी तरफ से वहाँ पे सेफ कीपिंग, आपका होता है ना कि आप आरआरबी पे जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आप क्या करते हो कि वहाँ पे आपको दे रखा होता है कि भैया यहाँ पे आप जमा कर दो। आरआरबी ने साफ मना किया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेंटर पे आपको वेन्यू पे सेफ सेंटर या आपका सेफ कीपिंग्स के लिए जगह मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप घर से लेके जाना चाहते हो लेके जाओ, वहाँ पे जगह मिली तो आप सबमिट कर देना, नहीं मिली तो मत करना। ठीक है, मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ ना, अगर आपका सेम सिटी में पड़ जाता है, स्कूटी से जाओ, सारी चीज़ें स्कूटी की डिग्गी में रख के लॉक करके चले जाओ। ठीक है, अगर आपका दूसरी जगह पड़ता है तो आप जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अकोमोडेशन होटल वगैरह तो लोगे, तो बेटा चप्पल पहन के जाना, एक शॉर्ट्स पहन के जाना, एक टी शर्ट डाल के जाना। ठीक है, पेन वगैरह यहाँ पे मना कर रखा है तो पेन वगैरह भी नहीं ले जाओगे, है ना। तो आप नॉर्मली एक टी शर्ट डालो, एक शॉर्ट्स पहनो, एक चप्पल पहनो। चेकिंग करवानी है, चेकिंग में कोई आपको इशू ही नहीं है, टी शर्ट है तो आपका आराम से चेक ही कर लेगा ना, बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ पैसे डाल ले जाना, पैसे के लिए मना नहीं कर रखा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगली चीज़ें क्या हैं, शॉर्ट लिस्टिंग, है ना। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या बोला है, सीबीटी 1 में जो होगा टोटल वैकेंसी का 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो वैकेंसी आपका 8000 है, 8000 का 15 गुना कर लो, 8000 का 80 और आपका 120, है ना, तो लगभग आपका 1,20,000 के करीब आपका कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट होंगे, आपका टीयर 1 जो क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मेंशन कर रखा है 15 गुना, और टीयर 2 जो में आपके क्वालिफाई होंगे, टीयर 2 में 8 गुना दे रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मान लो गुड्स गार्ड की वैकेंसी आपका 3000 है, 3100 कुछ वैकेंसी थी, तो यहाँ पे 8 गुना आपका, है ना, 8 या 24, तो कह सकते हो 24,000 आपके होंगे किसके लिए,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले या अगर आपका कोई स्किल टेस्ट है, जैसे साइको टेस्ट होता है स्टेशन मास्टर में, उसके लिए आपका लगभग वैकेंसी के जैसे 1000 वैकेंसी है आपका, 944 वैकेंसी है आपका स्टेशन मास्टर की, तो साइको टेस्ट के लिए कितने होंगे आपके, लगभग 7,500-8,000 के करीब बंदे जाएंगे साइको टेस्ट तक के लिए जो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं कि आप टियर 1 में स्टेज 2 के लिए जो क्वालिफाई करवाओगे 15 गुना कैंडिडेट, और जो आपका स्किल टेस्ट वगैरह है ना, साइको टेस्ट या जो भी मैं बोलूँ उसके लिए, या आपके टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो होंगे, क्योंकि पोस्टें आपकी क्लैरिकल वाली भी है ना, तो उसके लिए आपका कितना बोल रखा है, 8 गुना, है ना, इनके आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपका फाइनल कट ऑफ जो है वो आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने मेंशन कर रखी है ना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इन्होंने मेंशन कर रखी है कि मान लो अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर और गलत करने पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा। वैसे एक्चुअल क्या होगा ये आपको दिख जाएगा, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग कितनी है, आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। चलो अगला पेज देखते हैं आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डिटेल जनरल डिटेल्स हैं, ये आपका पढ़ लेना, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोज अवेटिंग, फिर से वही मेंशन कर दिया आपका कि 13 तारीख तक आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। किसी का रिजल्ट अवेटेड है तो वो आपका हेंस शुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई ही ना करे। ठीक है, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए बोल रखा है कि अच्छा सॉरी माइनर चेंजेस के लिए बोल रखा है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह में आप माइनर चेंज करते हो, या आपका जो वो है नाम वगैरह जो है, नाम वगैरह अगर आपका कोई नाम में चेंज वगैरह होता है, आपको जो डिटेल भरने हैं ना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह, ये 10th के अकॉर्डिंग भरने हैं। आपका 10th का रिजल्ट होगा या 10th का आपका सर्टिफिकेट होगा, उस पर जो चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको फिल करना है। अगर आपके नाम में कोई माइनर चेंज है, अगर अच्छा है ना, तो वो आप पहले से मेंशन करोगे, वो मेंशन करने के बाद वो आप फिल कर सकते हो। नाम में चेंज तो आप कर सकते हो, है ना, नाम में अगर आपके नाम में कोई चेंज होता है तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हो, लेकिन उसका आपको एक लेटर देना पड़ेगा, है ना, कि किस लेटर के गेजेट जो इंडिया होता है ना, मतलब जहाँ पे पब्लिश करवा के ये करते हैं, ऑथराइज करवाते हैं कि आपका नाम, वो आपको देना पड़ेगा। तो नाम वगैरह में चेंजेस आप जो है वो एप्लीकेबल है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम वगैरह वाले में चेंजेस आपके अलाउड नहीं है। ठीक है, ये भी बोल रखा है कि आपके नाम वगैरह में आप माइनर चेंज करके और आप चाहते हो कि आप मल्टीपल फॉर्म भर दो, तो बेटा वो भी मना कर रखा है कि अगर आपने मल्टीपल फॉर्म भरे, है ना, मल्टीपल एप्लीकेशन आया तो आपका सारा रिजेक्ट हो जाएगा और कैंडिडेट को आपका मना कर दिया जाएगा कि वो आगे फ्यूचर में कोई रेलवे का फॉर्म नहीं भर पाएगा, है ना, उसे डिबार कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है शुड नॉट अप्लाई फॉर द नोटिफिकेशन कैंडिडेट, जो आपका डिबार हो चुके हैं, है ना, जिन्हें आपका आरआरबी ने पहले निकाल रखा है, वो आपके फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ ड्यूरेशन के लिए निकाला है, उनका टाइम पूरा नहीं हुआ तो वो भी आपके फॉर्म नहीं भर सकते। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपके मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने नाम चेंज किया है ना, अगर तो वो आप इंडिकेट करोगे, जो आपने नाम नया जो आपका नाम है वो, और यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में नया वाला नाम फिल करोगे, और यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ चेंज ऑफ पीरियड है ना, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ेंगे कि आपको वो मेंशन करना पड़े, जब आपसे मांगे जाए तो आप वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप वो शो कर पाओ। ठीक है, चलो और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं बेटा इसमें, वैकेंसीज जो हैं वो आपका घट बढ़ सकती हैं, ये चीज़ें बोल रखी हैं, और वैकेंसी घटाना बढ़ाना, नोटिफिकेशन कैंसिल करना, या कोई वैकेंसी नोटिफिकेशन में दे रखी है वो कैंसिल हो सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आरआरबी ने दे रखी हैं। प्रेफरेंस वगैरह, द ऑप्शन कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे एलिजिबल इन द ऑप्ट आरआरबी शैल टेक ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर प्रेफरेंस वगैरह वाली वो चीज़ है तो जब आप फॉर्म सबमिट करोगे उस टाइम पे वो आपको दे दिया जाएगा। हम आपको फॉर्म भर के भी दिखा देंगे, है ना, एक फॉर्म भर के भी दिखा देंगे ताकि बच्चों को अगर कोई इशू हो तो वो आपका यहाँ पे चीज़ें डील कर पाएँ। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, और देखो अगर किसी आरआरबी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है ना, तो वो आरआरबी वगैरह चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और अगर वो कोई ऑप्ट नहीं करता, है ना, अगर वो कोई प्रेफरेंस वगैरह ऑप्ट नहीं करता तो ये माना जाएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो आपका जब तक आपका ट्रेनिंग पे रहेगा, जब तक ट्रेनिंग पे रहेगा तब तक उसे प्रॉपर सैलरी नहीं, उसे एक स्टाइपन मिलेगा। ठीक है, तब तक उसे डीए, डीआरएस अलाउंस वगैरह और भी जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे, उसे स्टाइपन मिलेगा। कैंडिडेट को एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, एक बॉन्ड भरवाएंगे। अब ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा तो ये मैं भी नहीं बता सकता कि कितने ड्यूरेशन का होगा, बट हाँ एक बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा। जब आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम पे आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। कोई रिक्वेस्ट आपकी
ट्रांसफ़र की। मान लो आपने इलाहाबाद से आपने फॉर्म भरा, इलाहाबाद से आपका सिलेक्शन हो गया, आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे जोन में चला जाऊं। या जनरली क्या होता है, यूपी के बच्चे बाहर से फॉर्म भर देते हैं। मान लो आपने यूपी के बच्चे थे, आप यूपी से थे, आपने फॉर्म भर दिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, इलाहाबाद से भर दिया, आपने फॉर्म भर दिया गुवाहाटी से भर दिया, आपने सिलीगुड़ी से फॉर्म भर दिया, तो आप सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो बेटा यहाँ साफ साफ मना कर रखा है कि आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, और कम से कम 5 से 10 साल की आपकी सर्विस नहीं होगी तब तक तो आपकी बात ट्रांसफ़र की सुनी भी नहीं जाएगी। उसके बाद सोचा जा सकता है कि आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। रेलवे में जनरली म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो चीज़ आपका होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका मना कर रखा है। अगली चीज़ें और देखो, आपका और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं बेटा। आपका SC/STs के लिए मेंशन कर रखा है कि आपको स्लीपर का पास मिलेगा, लेकिन फॉर्म में जो आपने डिटेल भर रखे हैं और जब आप जाओगे वहाँ पे काउंटर पे, जब आप इसके अवेल करने जाओगे, रिजर्वेशन जो लेने जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको सेम डिटेल देना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें सही बतानी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे कोई मिस्टेक करते हो तो आपको ट्रेवल का ये जो है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। फॉर्म फिल करते टाइम आपको यस भी टिक करना है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट में आते हो तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको यस भी टिक करना है कि हाँ आप स्लीपर का पास लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। इनकेस आपने नो टिक कर दिया ना, तो आप इस पास को नहीं ले सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। और ये जो पास है ना, ये आपका कैटेगरी पे मिलेगा, तो जब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी करोगे। लेकिन जब आप ट्रेन में ट्रेवल करोगे ना बेटा, तब आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे देखा जा सकता है। टिकट चेक करने जो भी आएंगे आपके TT वगैरह, वो आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि आप जो है वो वही कैंडिडेट हो या सही कैंडिडेट हो। ऐसा नहीं है कि आप फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। और तीनों स्टेजेस के लिए है कि अगर आपका Tier 1 होगा उसके लिए भी आपको स्लीपर का पास मिलेगा, Tier 2 के लिए, CBT 2 के लिए भी मिलेगा, अगर आपका स्किल टेस्ट वगैरह होता है उसके लिए भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ आपका RRB ने मेंशन कर रखा है। तो बेटा कितना रेलवे सपोर्ट करेगा, आपको फ्री पासिस भी दे रहा है कि आप एग्ज़ाम देने जाओ, है ना। टिकट चेकर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग सकता है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और देखो क्या मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट का जितना भी स्कोर होगा, मतलब आपने टेस्ट दिया, आपने टेस्ट देने के बाद आपका जो भी स्कोर आया, वो स्कोर जो आपका होगा वो RRB ने बोला है कि वो स्कोर आप परमिट कर दोगे, आप अपना कंसेंट दे दोगे, आप हाँ बोल दोगे, तो वो स्कोर आपका अदर RRBs के लिए, अदर मिनिस्ट्रीज के लिए और विभागों के लिए आपका शेयर किया जा सकता है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है कि इस कैंडिडेट का ये स्कोर था। तो अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को या किसी और डिपार्टमेंट को लगता है कि ये हमारे काम का बंदा है, तो हो सकता है वो आपको इसके स्कोर के बेसिस पे रिक्रूट कर ले, ठीक है। वैकेंसीज तो आपको बाद में दे रखी हैं, आप डिटेल में देख लेना, नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ये आपका मेडिकल कंडीशंस दे रखी हैं, ये मेडिकल कंडीशंस देख लेना। आपको कुछ पोस्ट में A2 लगेगा, कुछ में A3 लगेगा, कुछ में B2 C2, ये जो भी लगेंगे आपकी, ये एक बार आप देख लेना, है ना। ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ बता दी, वो डिटेल में आप अपने आप देख लेना, वो चीज़ आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि वो कैंडिडेट जो आपका यहाँ पे A2 और A3 मेडिकल कंडीशंस मांगी हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे A2 और A3 मेडिकल कंडीशंस मांगी हैं, वहाँ पे अगर आपने लेज़र सर्जरी करा रखी है, आँखों की लेजर सर्जरी करा रखी है, तो वो उसके लिए आपके एलिजिबल नहीं होगे, नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे A2 और A3 आपकी मेडिकल कंडीशन मांगी है, और जहाँ पे आपका B2 C2 ये वाली मेडिकल कंडीशन मांगी है, वहाँ पे अगर आपने लेज़र सर्जरी करवा रखी है, लेजिक सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, लेजर सर्जरी, वो करवा रखी है, तो आप एलिजिबल रहोगे। तो याद रखना कि जहाँ पे A2 A3 मांगी है वहाँ पे लेजर सर्जरी वाले नहीं चलेंगे, और आपका जहाँ पे B2 और C2 मांगी है वहाँ पे लेजर सर्जरी वाले जो हैं वो चल जाएंगे, ठीक है। डिटेल में अगर आपको मेडिकल कंडीशंस पढ़नी है तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, चैप्टर 5 दे रखा है, आपको रेलवे मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। तो चैप्टर 5 है आपका डायरेक्टरी में, ठीक है। चलिए और चीज़ें हम देखते हैं आपका, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेशनैलिटी आपको बहुत एक चीज़ अच्छी बता दी है कि भैया ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन नेशनल भर सकते हैं, यहाँ पे इंडिया के अलावा नेपाल वगैरह से जो लोग हैं, ठीक है, जो आपके भूटान से हैं, नेपाल से, भूटान से, रिफ्यूजी जो हैं वो आपका तिब्बत वगैरह से जो आए हैं 1962, 1 जनवरी 1962, है ना, जो परमानेंटली सेटल होने आए हैं, उन रिफ्यूजीज को भी आपका अलाउ किया गया। बिफोर है ना 1962, 1 जनवरी 1962 से जो पहले आए हैं उनके लिए अलाउ किया गया है, उनके बाद वालों के लिए अलाउ नहीं है, है ना। और यहाँ पे देखो, प्रोवाइडिंग
फेवर, हाँ, ये जो आपका BCD सर्टिफिकेट ये है ना, बी मतलब नेपाल वाले, भूटान वाले, रिफ्यूजीज वाले जो आपके दे रखे हैं, इनका आपका एक सर्टिफिकेट होता है ना, इनके फेवर में एक सर्टिफिकेट इशू होगा, वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब वो सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा, ये चीज़ भी आप याद रखना। देखो अपर एज तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है 18 से लेके 36 तक, तो आपकी अनरिजर्व हो या EWS हो तो 1989 है ना, 2 जनवरी 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का हो सकता है। OBC हो तो 1986, 2 जनवरी 1986। SC/ST कैटेगरी में आते हो तो 1984 आ जाएगा, है ना। ये आपको रिजर्वेशन वो दे रखे हैं, एज रिलैक्सेशंस। और अगर आप जो है लोअर एज, वो आपका मिनिमम एज मतलब 1 जनवरी 2007 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, तो आपका बर्थ जो है वो 1989 से लेके 2007 के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है ना, OBCs को आपका 3 साल का मिलता है, SC/STs को आपका 5 साल का मिलता है, तो नॉर्मली आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका एज इट इज मिलेगा। जनरल्स के लिए 3 साल का दे रखा है, तो मतलब ये तो ऑलमोस्ट सभी के लिए ही दे रखा है आपका। बाकी कैटेगरी वाइज है ना, OBC हो आप 6 साल का हो गया, SC/STs में आते हो तो वैसे 5 साल का मिलता था, लेकिन आपका कितने का हो गया 8 साल का, क्योंकि 3 साल का तो आपको वैसे भी दे रखा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का ये दे रखा है, एक्स सर्विसमैन का, फिर आपका हैंडीकैप्स का दे रखा है, एक बार ये देख लेना, है ना। मैं आपको सिर्फ ये इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप एक बार देख लेना। विमेंस के लिए भी दे रखा है बेटा, अगर आप रेलवे में हो, क्वाजी जुडिशियल में हो तो आपके ये लिए दे रखा है। ऑपरेटिव सोसाइटी में, विमेंस में भी अगर आपका जो विडो हैं, जुडिशली विडो हैं, है ना, सेपरेटेड हैं आपका, या जिनके हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, है ना, जिनके हस्बैंड वगैरह नहीं है लेकिन रीमैरिड, या इस तरीके की जो भी केसेस हैं, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपके मेंशन कर रखे हैं। नो एज रिलैक्सेशन अगर आप SC/ST OBC हो और अगर आप जनरल पोस्ट से भरते हो, जनरल वैकेंसी से, अनरिजर्व वैकेंसी से भरते हो, तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। मेंशन कर रखा है कि आप फिल कर सकते हो, है ना, मेंशन कर रखा है कि आप फिल कर सकते हो। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अनरिजर्व मतलब जनरल पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो, लेकिन आपको कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा, किसी भी स्टेज पे कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप जो हैं आपके, है ना, PW वाले जो हैं, वो उन्हें आपका मिलेगा, उन्हें आपका एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा फिजिकली हैंडीकैप्स वगैरह के लिए, लेकिन आपका SC/ST OBC वाले उन सब के लिए आपका नहीं होगा, है ना। कास्ट वाले कैटेगरीज पे नहीं होगा, हैंडीकैप वाली कैटेगरी पे आपका मिलेगा। और अगर कोई कैंडिडेट आपका मोर देन 1 ग्राउंड, एक से ज़्यादा किसी लेवल पे अगर उसे रिलैक्सेशन मिलता है, तो जो ज़्यादा वाला होगा, ज़्यादा एक रिलैक्सेशन वाला होगा, वो उसे अवेल कर सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो भर सकता है। और यहाँ पे क्या है, माइनर्स की अगर बात करें, है ना, माइनर्स वगैरह को आपका कुछ कंसेशंस दे रखे हैं, है ना। तो माइनर्स की अगर बात करें तो माइनर्स में कौन आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं और पारसी आते हैं, है ना। इन सबको मतलब हिंदूज के अलावा जो बाकी आपके 6 रिलीजन्स होते हैं उन सबको आपने माइनॉरिटी में काउंट हुआ है। तो माइनॉरिटीज़ वालों के लिए यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं। इकोनॉमिक बैकवर्ड, अच्छा देखो यहाँ पे फ़ी पेमेंट का दे रखा था ना आपको, फ़ी पेमेंट का भी आपको दे रखा था। तो फ़ी पेमेंट जो है वो आपको फ़ी पेमेंट जनरली आपका फ़ी पेमेंट में कंसेशंस जो मिलेंगे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलेंगे। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस में वो लोग रखे गए हैं जिनकी एनुअल सैलरी, पूरा आपका साल की सैलरी से वो पैसा मिला के आपका 50,000 से कम जिसका होगा, उसके लिए आपका उसमें सिर्फ किसमें, सिर्फ एग्जामिनेशन फीस में, फॉर्म भरने की जो फीस है उससे वो कम ली जाएगी, बाकी के लिए कुछ नहीं बोल रखा है, ठीक है। तो जिनकी टोटल, अब यहाँ पे कास्ट वाला नहीं दे रखा, यहाँ पे OBC SC/ST मेंशन नहीं कर रखा, यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस बोल रखा है। तो मतलब जिनकी 50,000 से कम है ना सैलरी, टोटल सैलरी पूरे साल की, उनके लिए, या वो कैंडिडेट जिन पे BPL कार्ड है, इज्जत MST जिन पे है, वो भी इसके लिए इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में काउंट हो जाएंगे। उनके लिए भी आपका जो फॉर्म भरते टाइम जो फीस है उसमें आपका वो कंसेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, फॉर्म भरते टाइम फीस में कंसेशन मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। EWS और EBC, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दोनों अलग अलग हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीस में कंसेशन मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ फीस का ले ही रखा है। वर्टिकल रिजर्वेशन SC/ST OBCs का जो है वो आपका मेंशन कर ही रखा है। उसके अलावा आपका और क्या क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है आपको, द सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट जो भी OBCs वगैरह के सर्टिफिकेट होंगे वो 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है। OBC कैंडिडेट जनरल से फिल कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं। अगर कोई OBC है
और अगर उसने आपका टेस्ट दिया, सारी चीज़ें दी, बाद में उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड होता है, उसका सर्टिफिकेट आपका जो रिक्वायर्ड था, जिस आपके फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मांगा था, वो अगर नहीं मिलता, तो अगर वो जनरल वाली एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर रहा होगा तो उसे जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वही जिन पे 8 लाख से कम सैलरी हो, पूरे साल की इनकम 8 लाख से कम हो, या ये कंडीशन दे रखी है 5 एकड़ से कम ज़मीन हो, या रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, 100 बीघा मतलब 100 गज ज़मीन से कम हो, या आपके जो नॉन म्यूनिसिपल नॉन नोटिफाइड एरिया होते हैं उसमें 200 गज से कम ज़मीन हो। इस तरीके का दे रखा है आपको, ये चीज़ आप एक बार देख लेना। ईडब्ल्यूएस की कंडीशन तो वैसे आप सभी लोगों को शायद पता ही हैं, उन कंडीशंस पे आपको यहाँ मेंशन कर रखा है। और क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है आपका, है ना, और आपका जो मजिस्ट्रेट वगैरह से बनवाओगे सर्टिफिकेट, बैकलॉग वैकेंसीज, अगर आपका फिजिकली हैंडीकैप वाले जो होते हैं ना, उनकी अगर कोई वैकेंसी आपकी रह जाती है ना, तो वो बैकलॉग वैकेंसी में चली जाएगी, वो जनरल से या नॉर्मल आपकी कैंडिडेट से नहीं फिल करी जाएगी। ये चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, और मैं अगर आपका देखूं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं बेटा, और इस फॉर्म में हाँ स्क्रिबर है ना, अगर किसी को आपका फिजिकली हैंडीकैप है तो स्क्राइबर ले सकते हैं, या तो रेलवे की तरफ से उन्हें प्रोवाइड हो जाएगा, या वो अपना स्क्राइबर भी जो है वो ले जा सकते हैं। ये चीज़ भी आपका, बट उसका आपको चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी फॉर्म फिल करते टाइम, उसकी आपको डिटेल्स जो है वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, और स्क्राइबर जो होगा उसके लिए अलग से एक एडमिट कार्ड इशू होगा, तो आपके एडमिट कार्ड पे नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसकी पहले से डिटेल फिल करोगे, तो उसका अलग से आपका जो है वो एडमिट कार्ड आपको अलग से देखने को मिलेगा, अलग से आपको एडमिट कार्ड जो है वो आपका मिलेगा उसे। 20 मिनट है ना, 2 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा, या 20 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा आपको मिलेंगे 1 घंटे पे। 1.5 घंटे का पेपर है, 90 मिनट का पेपर है, तो टोटल आपको 30 मिनट ज़्यादा मिल जाएंगे। बाकी लोगों के लिए 90 मिनट का होगा, तो आप लोगों के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है जिन्हें स्क्राइबर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसे कोई भी पर्सन है जो विजुअली उसमें आते हैं ना, विजुअल डिग्रीज में आते हैं, है ना, जो आंखों से जिन्हें प्रॉब्लम है, किसी की एक आंख में दिक्कत है या जिनके विजन में कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पे 40% दे रखा है। अगर आपसे 40% से कम कंडीशन है ना, तो आपको 40% से कम डिसेबिलिटी है तो आपको स्क्राइबर नहीं मिलेगा। 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तभी आपको स्क्राइबर जो है वो दिया जाएगा, ये चीज़ मेंशन कर रखी है। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम देखनी चाहिए, है ना, ये चीज़ आपको मेंशन करी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन कितना आपका 40 क्वेश्चन जीएस के सीबीटी 1 में, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के, टोटल 100 क्वेश्चन आपको होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का आपको टाइम जो है वो दिया जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करी है। सीबीटी 1 टीयर 1 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मेंशन कर रखी है। ठीक है, चलो उसके अलावा आपका ये सिलेबस दे रखा है ना, मैथ्स का जीएस का सिलेबस दे रखा है। स्टेज 2 में क्या होगा, 50 क्वेश्चन जीएस के, 35 मैथ के और 35 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे आपके टीयर 2 में। वो भी आपका एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट ही होगा। टीयर 1 भी 90 मिनट दे रखा है, टीयर 2 भी 90 मिनट दे रखा है। 15 टाइम्स सेलेक्ट होंगे टीयर 2 के लिए, ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो सिलेबस को ऐसे हमें बहुत से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट जो आपके टीयर 1 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, टीयर 2 भी क्वालिफाई कर लेंगे। जो स्टेशन मास्टर के लिए जाएंगे उनका साइको टेस्ट वगैरह होगा। साइको टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साइको टेस्ट में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पे वेटेज जो रखा जाएगा, वेटेज क्या है, CBAT का, है ना, मतलब टीयर 2 का वेटेज 70% होगा, और आपका जो वेटेज होगा CBT 2 का, है ना, स्टेज 2 का जो होगा, स्टेज 2 का 30% वेटेज होगा। तो आपका 70% वेटेज जो होगा वो आपका साइको टेस्ट वगैरह जो दे रखा है, यहाँ पे देखा है CBT विद 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, अच्छा सॉरी यहाँ पे दोबारा से मैं बताता हूँ, 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2। स्टेज 2 में जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके 70% वेटेज होगा, और जो आपका 30% वेटेज होगा वो किसका होगा, आपका जो साइको टेस्ट है ना उसका जो वेटेज होगा वो 30% होगा, है ना, स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पे जो क्लरिकल वाली पोस्टें हैं उनके लिए आपका सिर्फ टाइपिंग होगी, पर्सनल कंप्यूटर ओनली, है ना, यहाँ पे मेंशन कर रखा है पर्सनल कंप्यूटर पे हिंदी वालों के लिए 25 और आपका इंग्लिश वालों के लिए 30,
है ना। हिंदी के लिए आपका, इंग्लिश के लिए आपका दे रखा है 30 वर्ड और हिंदी के लिए दे रखा है 25 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और अगर कोई आपका डिसेबल है, कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, विजन ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, सेरेब्रल प्लेसी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, उनके लिए आपका ये टेस्ट नहीं होंगे, ये चीज़ मेंशन कर रखी है। और आपका जो गुड्स गार्ड वाली पोस्ट है उसके लिए कोई आपका टेस्ट नहीं होगा, ना तो उसके लिए साइको टेस्ट होगा, ना उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो देखते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है, पे लेवल दे रखा है आपको। देखो गुड्स गार्ड के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए कोई आपका स्किल टेस्ट नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे साइको टेस्ट बोलते हैं, स्टेशन मास्टर के लिए टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका सीनियर क्लर्क और अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए दे रखे हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, पहले ही मेंशन कर रखा है। फोटोज के लिए हाँ इंपॉर्टेंट, फॉर्म फिल करते टाइम फोटोज, अगर आपको फोटो है तो JPEG फॉर्मेट 20 KB से 50 KB तक, ठीक है। और आपका सिग्नेचर के लिए JPEG फॉर्मेट 10 KB से 40 KB तक का यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और आपका SC/STs जो हैं, जो इन्हें फेयर ट्रैवल के लिए लेंगे ना, मतलब जिन्हें फ्री ट्रैवल के लिए वो चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए दे रखा है कि वो आपका सर्टिफिकेट इशू करेंगे, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो 50 से 100 KB तक का कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका इशू कर, वो आप करवा सकते हो। वो भी आपका JPEG फॉर्मेट, कोई PDF फॉर्मेट नहीं चलेगा, कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा, ठीक है। और स्क्राइबर जो आप हो गए उसका फोटो भी है आपका 20 से 50 KB तक। स्क्राइबर जो आप मांगोगे ना उसके लिए, फिजिकली हैंडीकैप अगर स्क्राइबर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उसके लिए भी कंडीशन ये आपको दे रखी है। और कुछ इंपॉर्टेंट बेटा नोटिफिकेशन में चॉइस लैंग्वेज आपको दे रखी है ना। इंग्लिश में तो आपका डिफॉल्ट होगा ही, इंग्लिश के अलावा ये भी आपको दे रखे हैं, ये कुछ लैंग्वेज में आपका ये पेपर जो है वो ऑप्ट हो सकता है। हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, कोंकणी, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, उड़िया पंजाबी, है ना, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन भाषाओं में भी गुजराती, बंगाली दे रखा है, असमी दे रखा है। इन लैंग्वेज में आपको पेपर जो है वो मिल जाएगा, इस लैंग्वेज में भी आप पेपर दे सकते हो। फिर फोटो जो होगा, कलर फोटो, बैकग्राउंड जो है वो वाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो का साइज दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है JPG या JPEG 100 DPI, है ना, रिजोल्यूशन ये आपको दे रखा है। ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। इसके अलावा तो आई थिंक और कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको यहाँ पे दे रखा हो, है ना। फोटो वगैरह अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हो, ब्लैक होता है या वो होता है, तो आपका शायद वो उन पे कुछ चीज़ें आपकी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा आप पढ़ लेना, है ना। वैसे तो और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है नोटिफिकेशन में, इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी थी। उसके अलावा ये फॉर्मेट दे रखे हैं, तो आपका जो फॉर्मेट यहाँ पे दे रखे हैं इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको SC/ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी चाहिए इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए। इसके अलावा और कोई फॉर्मेट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सारे डिस्कस किए। हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे, क्या क्या फॉर्म फिल करते टाइम हमें चीज़ें करनी चाहिए। मैं एक पूरा फॉर्म फिल करके ही आपको दिखा दूंगा कि कैसे अगर आपको फॉर्म फिल करने में अगर कोई इशू हो तो वहाँ से आपकी वो सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएं, ठीक है बेटा। तो चलो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग यहाँ पे एक कोर्स भी शुरू कर रहे हैं जो आपका स्पेशली रेलवे से ओरिएंटेड है, जिसमें आपका वो सारे मटेरियल देने की कोशिश की जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।